Students, welcome to Newtonian MJ channel, the channel which clear all the concepts of physics। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर का अपना टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब स्टार्ट करते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने कल के वीडियो के अंदर हमने बताया था कि कुछ पोर्शन नए 2021 का के अंदर जो पेपर होने वाला है उसके अंदर कुछ पोर्शन हटाया गया है रे ऑप्टिक्स से। सभी चैप्टर के अंदर से कुछ पोर्शन को डिडक्ट किया गया है। तो उसमें से रे ऑप्टिक्स में से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे। क्योंकि अगर अपन रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ते हैं, तो इसके बिना रिफ्रैक्शन इन लेंस भी अपन नहीं पढ़ पाएंगे, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म भी अपन नहीं पढ़ पाएंगे। तो रिफ्रैक्शन इन लेंस अपने चैप्टर के अंदर है, अपने पास टॉपिक में है, और प्रिज्म भी अपने पास में टॉपिक में है। तो हम इसके बिना तो उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो रिफ्रैक्शन अपने को पढ़ना पड़ेगा, भले ये हटा दिया गया है लेकिन ये फिर भी मस्ट है। लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसके अपने पास में कुछ इंसिडेंट्स हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना बात। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं, और इसके एक दो न्यूमेरिकल्स अपन आज करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, इससे पहले अपन ने रिफ्लेक्शन को कंप्लीट किया है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर अपन ने देखा था क्या होता था, जब कोई एक रे एक मीडियम से आकर उसी दूसरे मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है। दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि अपने पास में दो मीडियम होते हैं, और दो मीडियम हैं, और एक रे अगर कोई एक मीडियम से आती है और वह ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या है, कोई ग्लास है या फिर वाटर है या अपने पास में कोई डायमंड है, तो इस प्रकार से कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएगी, ये अंदर ही चली जाएगी, ठीक है। तो जब कोई रे इंसिडेंट होती है एक मीडियम से सेकेंड मीडियम के अंदर, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, तो ये जो इंसिडेंट रे है अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि अपन ने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था ये बात कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या बताया उसने, जब कोई एक रे एक मीडियम से आकर दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो अपना जो उसका ओरिजिनल पाथ है उससे डाइवर्ट हो जाती है। दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे देखो ये तो मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट है जो कि रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक है। ये मीडियम सेकेंड है, मीडियम सेकेंड जो कि डेंसर मीडियम है। अब मीडियम का मतलब तो अपन समझते हैं, जैसा कि अपन पहले बता चुके हैं, मीडियम का मतलब एक अपने पास में कोई जो चीज़ है जहाँ पे टोटली अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ का मीडियम मैं आपको बोल पा रहा हूँ तो उसके लिए एयर मीडियम है। तो ऐसे ही यहाँ पे जिसके चलने के लिए, इसको चलने के लिए जिस मीडियम की ज़रूरत होती है, जिस रास्ते की ज़रूरत होती है, वो रास्ता उसका मीडियम है। तो यहाँ पे पहली रे ये आ रही है, तो ये जो रे होती है अपने पास में कौन सी होती है, इंसिडेंट रे, और ये है अपने पास में नॉर्मल, ठीक है। और ये एंगल होगा इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, ठीक। और ये होगी अपने पास में रिफ्रैक्टेड रे। तो दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज कौन कौन से होते हैं? जैसा कि रिफ्लेक्शन के अंदर भी लॉज थे, ऐसे ही अपने पास में रिफ्रैक्शन के अंदर भी लॉज हैं। तो सबसे पहला लॉ तो है अपने पास में इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। जो तीनों रेज हैं वो एक ही प्लेन में होंगी, और प्लेन के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियोस के अंदर कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। तो यहाँ पे अपन कोशिश करते हैं, मींस प्लेन का मतलब अपन ने बताया था 2 डायमेंशनल। तो रे कोई इस टाइप से जाएगी तो अपने पास से डाइवर्ट होके एक्स वाई ही चेंज उसका होगा, जेड चेंज नहीं होगा। तो तीनों जो रेज हैं वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे और अपने पास में रिफ्रैक्टेड रे, तीनों सेम ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है। सेकंड है अपने पास में साइन एंगल ऑफ, ये अपने पास में ये एंगल आई दिया है तो इस एंगल को रिफ्रैक्टेड एंगल आर दे दिया। तो ये बताया n/1 इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। द रेशियो ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ साइन एंड रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है वो n/1 माना गया। ये कांस्टेंट क्या है? n/1 माना गया। इस n/1 की कहानी मैं आपको पूरी की पूरी बताऊंगा। फिलहाल अपने को इतना ध्यान रखना है कि रेशियो साइन आई और साइन आर का रेशियो एक कांस्टेंट होता है जो कि होता है n/1 मानते हैं। कई लोग इसको μ/1 भी बोलते हैं, जो कि अपनी एक बात है, जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, हम उसको n/1 मानेंगे। क्लियर बात। तो चलिए, ये दो अपने पास में इसके लॉज हैं। तो इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सेकेंड लॉ जो है अपने पास में रिफ्रैक्शन का, इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, जो कि प्रूफ करता है रिफ्रैक्शन को। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रिफ्रैक्शन और क्यों ऐसी चीजें हो गई। तो रिफ्रैक्शन की बात समझ में आई। तो रिफ्रैक्शन जब कोई रे एक मीडियम से आती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होती है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। दैट फिनोमेना इज नोन एज इंसिडेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड है अपने पास में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर अपन ने बताया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होंगी। और एक बताया कि साइन आई अपॉन में साइन आर एक कांस्टेंट होगा, जो कि स्नेल्स लॉ होता है, और ये कांस्टेंट होता है n/1। ये कांस्टेंट क्या होता है? n/1 होता है। अब बात करते हैं इस सारी कहानी के से निकलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये अपन ने मंथन किया है तो उससे कुछ अपने पास में विष निकलेगा और अपने पास में कुछ अमृत निकलेगा। उसी अमृत की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये जो रे है ऐसी जानी चाहिए सीधी, लेकिन अपने मेन पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। तो इसका रीजन है डिफरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का डिफरेंट होना। ठीक है। वेलोसिटी डिफरेंट होती है, वेलोसिटी डिफरेंट होती है। वेलोसिटी जो होती है लाइट की इन डिफरेंट मीडियम डिफरेंट होती है। तो लाइट अगर एयर के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अलग है। अगर लाइट वाटर के अंदर वेलोसिटी मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अलग है। अगर लाइट कोई और मीडियम है तो उसके अंदर मूव कर रहा है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी अलग है। तो सब डिफरेंट मीडियम के अंदर इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये अपने मेन पाथ से डाइवर्ट हो जाता है, मेन पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। तो ये इसका मेन रीजन है। अब बात आती है कि सर ऐसा कैसे हुआ। तो देखो, एक एग्जांपल के साथ में बताने की कोशिश करूंगा, समझ में आए तो बता देना भाई। कि ये अपने पास में कोई क्या है, एक
नदी है, मान लिया कि यहाँ से एक नदी है, ठीक है। अब लाइट क्या है, पंक्चुअल है, एकदम पंक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ से कोई रे आती है, यहाँ से रे कोई आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो अब क्या हुआ कि उसको पहुँचना है यहाँ, उसको पहुँचना है इसके बाहर जस्ट, और वो लगना चाहिए, और इसकी स्पीड कितनी है c, जो कि होती है 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड है इसकी वैक्यूम में। जैसे ये इसके अंदर आएगा, इस नदी के अंदर आएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो उसने टारगेट कर रखा है कि यहां से बाहर निकलने के लिए मुझे सिर्फ 2 सेकेंड चाहिए, 2 सेकेंड मैं लूंगी, 2 सेकेंड फिक्स नहीं है ये, 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड जितना भी है, तो वो 1 सेकेंड इसको बाहर आने में लेगी कम से कम, ठीक है। अब लेकिन इस स्पीड से चलेगी तो 2 सेकेंड लेगी है, इस स्पीड से चलेगी तो 2 सेकेंड लेगी, लेकिन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर है। तो अब क्या करेगी वो, ये जानी चाहिए ऐसी सीधी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 2 सेकेंड लगे। अब लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई, तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए वो शॉर्टकट ले लेती है, ये रहा इसका शॉर्टकट, तो यहाँ से निकल जाती है। क्या होती है, यहाँ से निकल जाती है। बात आती है समझ में। तो क्या हुआ, अपने पास में क्या बताया अपन ने, जब कोई रे आती है, ठीक है, तो अब ये तो रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम है, ये डेंसर का मतलब कोई पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो पास पास में है। लाइक मैं अगर मैं दौड़ रहा हूँ इसके अंदर, तो मेरी वेलोसिटी कितनी है, ऐसे ही अगर मैं पानी के अंदर दौड़ूंगा तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ही ये यहाँ तो मूव कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लेकिन यहाँ पे जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी डिक्रीज होने के लिए और उसको टाइम पर पहुंचना है, तो वो शॉर्टकट ले लेता है, तो शॉर्टकट लेके यहाँ पे पहुंच जाता है। तो अब कोई रे, इससे तुरंत एक बात निकल के आती है, ऐसे ही अगर मान लिया कि ये जो रे है ये रेयर मीडियम है, रेयर है, और ये डेंसर ले लिया। अगर कोई रे इस प्रकार से आ रही है, मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कुछ है v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो v2 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो जा रही है इस टाइप से, यहां से यहां तक जा रही है, इसको 2 सेकेंड लग रहे हैं यहां से जहां तक जाने में। कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहे हैं इसको यहां से यहां तक जाने में, लेकिन इसकी वेलोसिटी यहां तो ज्यादा हो गई, तो ये तो जल्दी निकल जाएगी यहां से। तो इस वजह से ये थोड़ा सा लॉन्ग रूट ले लेगी, क्या होगी, थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेगी। तो इसको बाहर जस्ट एकदम पंक्चुअल टाइम में निकलनी चाहिए, 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में, क्योंकि वेलोसिटी अगर बढ़ गई है तो अपनी पाथ बढ़ा लेगा, वो डिस्टेंस को बढ़ा लेगा। बात आती है समझ में। तो ये मेरे हिसाब से इसका कारण है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो शॉर्टकट लेगी, या फिर मैं इसको ऐसा बोलूं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो शॉर्टकट लेगी, या फिर मैं इसको बोलूं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मूव करेगी टुवार्ड्स टू द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, टुवार्ड्स मूव करेगी किसकी ओर, नॉर्मल की ओर, शॉर्टकट लेने के चक्कर में। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, जब कोई रे है डेंसर से रेयर में मूव करती है, जब कोई रे डेंसर से रेयर में मूव करती है तो इट विल बी मूव अवे फ्रॉम टू नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है तो नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश ये करेगी। तो ये हुआ अपना दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, डिफरेंट वेलोसिटी होती है, अलग डिफरेंट वेलोसिटी होती है हर अलग अलग मीडियम के अंदर लाइट की, तो जिसकी वजह से ऐसा होता है। और अगर कोई रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये रे मूव करती है टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, और इस कंडीशन के अंदर अवे फ्रॉम टू द नॉर्मल हो जाती है। आई बात समझ में। अब कहानी समझ लेते हैं भाई, ये कहानी अपन ने समझ ली। अब कहानी समझ लेते हैं इस एन की। ये एन क्या चीज है, 2 1 की तो बाद की बात है, ये एन क्या है, यहाँ पे एन क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चैप्टर इंडेक्स नहीं है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी कहानी अब आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ये ऐसी कहानी नहीं है कि इसके अंदर एक राजा था एक रानी थी और दोनों मर गए खत्म हो गई कहानी थी, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर बात करते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नेक्स्ट 3rd पॉइंट है अपने पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक शॉर्टकट है किसी भी, अगर मान लिया कि कोई रे मूव कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर मूव कर रही है, तो कितना एंगल वो डाइवर्ट करती है, हाँ कितना एंगल डाइवर्ट करती है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से निकाल पाएंगे। ठीक है, इस n/1 की हेल्प से निकाल पाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक शॉर्टकट है जिसको नाम दिया गया द रेशियो ऑफ, इसको शो करते हैं n, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो लाइट अपने पास में, लाइट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लिया कि यहाँ पे पानी है तो पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालूंगा मैं, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में और लाइट की स्पीड पानी में का जो रेशियो है वो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करेगा, वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करेगा। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि अगर अपन ने एक बार ये एक्सपेरिमेंट कर लिया तो हमेशा अपन कैलकुलेटेड वैल्यू काम में ले पाएंगे, हमेशा अपन को बार बार में जाके पानी के अंदर जाके उसकी वेलोसिटी काउंट नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में ही काम हो गया। तो यहां से सीधा सा क्लियर हो गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये होता है अपने पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब n/1 का क्या लोचा है, n/1 क्या है ये, तो n/1 क्या है, n/1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो n बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी c होती है, जबकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम v मान लिया, तो n इक्वल टू कितना आया, c/v, n इक्वल टू कितना आया, c/v। अब n/1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। अब ये तब काम में आता है जब दो मीडियम अपन काम में लेते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है या फिर दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जा रही है, तो n/1 अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो n/1 मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का जो रेशियो है दैट इज नोन n/1। तो n/1 को हम बोलते हैं n/n1। n/1 को क्या कहा जाएगा, n/n1 बोला जाएगा। क्या हुआ अपने पास में, क्या देखो इसको समझना है, n/1 मतलब अगर कोई रे पहले मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी कि अगर रे एयर से पानी में जा रही है तो पहले ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी पानी की अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दैट इज नोन एन n/1। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा n/2 की तो कितना आएगा, n1/n2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज नोन एज n/2। आई बात समझ में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये अपने पास में थर्ड पॉइंट था और ये हो गया अपने पास में फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर अपन ने देखा, तो मान लेता हूं कि n/1 बराबर कितना होता है, n/n1। अब अगर मैं यहां से वैल्यू पुटअप करूं, क्योंकि n तो क्या है, सेकेंड मीडियम, n2 का मतलब क्या है, सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, c/v2। अरे सेकेंड मीडियम के अंदर क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, तो कितना आएगा, v2 मान लिया अपन ने। ऐसे ही कितना आएगा, c/v1, तो ये कैंसिल और यहां पे आएगा v1/v2। तो इससे एक बात पता चलती है, n2/n1 इक्वल टू v1/v2। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, जिस भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब n रेसिप्रोकल टू v,
ये बात सत्य भी है, मैं भी बता देता यही, मुझे भी कुछ ना कुछ नोबेल प्राइज वगैरह छोटा मोटा मिल जाता। तो तुम जानते हो कि जहां पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब डेंसिटी को शो कर रहा है, ज्यादा घना है, तो जहां पे ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, कम ही होगी। जहां पे वे ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पे वेलोसिटी कम होगी। तो इसने कौन सी कोई बहुत बड़ा तीर मारा है, ज्यादा बड़ा तीर नहीं था, लेकिन पहली बार बताया इसने, क्या हुआ, पहली बार बताया। तो n2/n1 बराबर v1/v2, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब वेवलेंथ के फॉर्म में भी अपन निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के अंदर, रिफ्रैक्शन जब होता है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्या बताया आपने, रिफ्रैक्शन के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब पूछोगे कि भाई ये फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द लेंथ बिटवीन डबल, जो क्रिस्ट या फिर ट्रफ के दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन, सॉरी गलत अपने बता दी, वेवलेंथ की डेफिनेशन बता दी। फ्रीक्वेंसी का मतलब अपन बोल सकते हैं कि राउंड पर सेकेंड पढ़ा भी होगा अपन ने, अगर रोटेशनल मोशन पढ़ा है तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा होगा 1/t। तो राउंड पर सेकेंड, जैसे कि एक फैन है, पर सेकेंड में कितने राउंड काटता, चक्कर लगाता है, दैट जो टोटल नंबर ऑफ राउंड है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये लाइट मूव करती है ऐसे, अगर इसको वेव माना जाए तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है इसके अंदर, जितनी थी पहले उतनी की उतनी रहेगी। तो न्यू बराबर, अगर मैं बात करता हूं पहली रे के लिए, तो पहली रे के लिए न्यू बराबर c/λ, न्यू बराबर c/λ। तो c यानी कि v/λ लिख दूं, v1/λ1 फर्स्ट मीडियम, फॉर मीडियम फर्स्ट। ऐसे न्यू बराबर v2/λ2। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ये कैंसिल हो गया अपने पास में, तो कितना आया, 1/1 बराबर v1/v2 बराबर इंटू λ2/λ1। तो यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो λ1/λ2 बराबर v1/v2। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूं, वेवलेंथ की फॉर्म में λ1/λ2 भी लिख सकता हूं। तो जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी और उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, कम होगी, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, कम होने वाली है। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है रिफ्रैक्शन को। अब अपन देख लेते हैं इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अपने को और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम 1 या 2 न्यूमेरिकल्स इसके कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को नोट्स मिल चुके हैं, मुझे पता है। तो वो टॉपिक करते जाने हैं उन नोट्स में से जो अपन पढ़ा रहे हैं, उन टॉपिक्स को लिखते जाना है। और जो बाकी टॉपिक अपन नहीं पढ़ा रहे हैं उनमें से, उन नोट्स में से, वो अपने को नहीं लिखने हैं। क्लियर है ना फंडा? जहां तक अभी तक अपन ने पढ़ा उसको ऐसा कैसा रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो नया चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एक रे वाटर से ग्लास में जाती है। तो मान लिया कि ये यहां पे ग्लास है, वाटर से, और यहां पे ये तो ग्लास है, ये ग्लास है, और यहां पे ऊपर वाटर है। तो एक रे वाटर से ग्लास में जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है अपने को। तो क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। तो ये तो है अपने पास में एन ग्लास, जो जिसकी वैल्यू है 1.5, जबकि ये अपने पास में NW वाटर है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, दोनों की रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो हमें रे कहां से जा रही है, 1 से सेकेंड मीडियम में, तो सेकेंड मीडियम फर्स्ट आएगा। तो कितना आएगा, N21 बराबर NG/NW। तो ये आएगा NG की वैल्यू 1.5 और ये कितना आएगा 1.3 को 4/3 लिख दिया, और इसको लिख देता हूँ 3/2 में 4/3। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 9/11
8 आंसर 9/8। तो अपने को ध्यान रखना है कि रे कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है। अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो पहले सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सेकंड से फर्स्ट में जा रही है तो पहले फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में सेकंड। जिससे जा रही है वो नीचे आएगा, जिससे जा रही है वो नीचे आएगा, जिसमें जा रही है वो ऊपर आएगा। क्लियर बात। तो ये अपने को क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेता हूं। अगर वाटर मान लिया वो, अगर वाटर की NW वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है इन वाटर। ठीक है, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। तो वी नो दैट n बराबर C अपॉन में V, n बराबर C अपॉन में V। तो अपने को निकालना है V की वैल्यू, तो V बराबर C अपॉन में n। अरे क्लियर है ना बात। तो यहां से V की जो वैल्यू आएगी, यहां से V की जो वैल्यू आने वाली है, तो C की वैल्यू पुटअप करूं पहले। तो C की वैल्यू होती है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि n की वैल्यू गिवन है 4/3। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो आता है 2.25 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपका आंसर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा रहे किसी भी मीडियम में, तो आपका गलत है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज दौड़ सकता है वो है लाइट, जिसकी स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है और ज़्यादा अपने को पढ़ना नहीं है, रिफ्रैक्शन हटा दिया गया है। लेकिन ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि इसके बिना आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मैं बताऊंगा आप लोगों की ये रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या होगा, तो आपके गायब हो जाएगा सारा का सारा काम। तो मेरा मानना यही है कि आप इनको पढ़ो और इसके साथ में नोट्स भी लिखो, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में नहीं आ रहा तो क्या हुआ, आगे के पॉइंट इसी से रिलेटेड है, तो ये अपने काम की चीज़ है। तो चलो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर के अंदर अपन लेंस पढ़ेंगे और इसके साथ में ये आप लाइक और कमेंट धड़ाधड़ करते रहिए और शेयर भी कीजिए आपकी इच्छा हो तो, ताकि हम ऐसे ही ग्रो करते जाएं। और 15 फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट होना है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया है कि किस प्रकार से अपना शेड्यूल होगा वीडियो डालने का और किस प्रकार से मैं नोट्स भेजूंगा, कौन कौन से डे और कौन से टाइमिंग पे अपने वीडियोज आएंगे। तो उसके लिए मैं भरपूर तैयारी कर रहा हूं और मैं लगा हुआ हूं उसके लिए, डेली के डेली अपन उस काम को करेंगे। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।